तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम जो है आज से जो प्रैक्टिस सेट पीछे चल रहा था बीएसएफ प्रेसमैन का, वो एग्ज़ाम हो चुका है। अब हम दिल्ली पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि अपडेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वह 16 सितंबर से अप्लाई होने लगेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ जाएगा सरकारी रिजल्ट पर, तो वहाँ से आप लोग फार्म भरिएगा उसमें। तब तक हम लोग इधर से प्रैक्टिस सेट करते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम जितने भी प्रश्न कराएंगे वो अब प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड 2020 2019 में जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से हम हर एक शिफ्ट का हम प्रीवियस ईयर का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वह दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। आज का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वह 2020 का है। तो दोस्तों देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। ठीक है दोस्तों, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो होता है दोस्तों, यहाँ से देखिए 100 में से क्रय मूल्य में से हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, घटा लेते हैं डिस्काउंट परसेंट को, और जो अंकित मूल्य होता है उसमें प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य में जो पहला डिस्काउंट है वो कितने का है, 10% का। तो यहाँ से हम देखेंगे 10% का डिस्काउंट है। तो यहाँ से देखिए 100 में से सॉरी दोस्तों 100 में से यदि हम 10% डिस्काउंट करते हैं तो कितना आता है, 90%। यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, तो देखिए 8% का लाभ हो रहा है। 100 ये है और 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाता है, 108। इसका रेशियो हम निकालेंगे दोस्तों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो देखिए कितना रहा है, 18×5 = 90 और 18×4 = 108। ये और 5 और 6 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। समझ में आया ना दोस्तों यहाँ तक। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 240 रुपये है। तो जो अंकित मूल्य का मान है वह 6 रेशियो में, और इसका मान कितना दिया है, 240। ठीक है दोस्तों, तो 6 का मान 240, तो 1 का मान कितना होगा, तो 6 चौक 24 यानी 40 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 5। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 × 40 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200 रुपये, या 200 रुपये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और आप लोग जवाब देने का कोशिश करिए। आप लोग जरूर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से जवाब देने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की आय, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पढ़िएगा। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, तो 60% अधिक है। तो देखिए एक ए है और एक बी है। अगर बी 100 है तो इससे 60% अधिक कौन है, 60% अधिक कौन है, ए है। ठीक है दोस्तों, और जो सी है दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों के योग का, ए और बी के योग का, अर्थात 160 और 100 कितना होगा, 260 हो जाएगा। इससे कह रहा है 45% कम है। तो 45% कम का मतलब कोई चीज अपने में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से 45 घटाएंगे तो कितना रहेगा, सी का कितना हो जाएगा, 55। 45% कम है तो 55% है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 11 5 55, और यहाँ से काटेंगे तो 13। और सी का मान यहाँ से हमारा निकल कर आता है 13 × 11 अर्थात 143। सी का मान कितना आ गया, 143, और ए का मान कितना है, 160, और बी का मान 100। तो कह रहा है क्वेश्चन में
कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सी की आय जो है वह ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो आप लोग कहेंगे 17%। ठीक है दोस्तों, किससे कम है, ए से कम है। तो देखिए 160 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से काटेंगे और यहाँ से देखिए 17 दाँव पर 170 बटे 16 और यहाँ से देखिए 16 दाँव पर 160 दशमलव बचा कितना 10 दशमलव लगाए 100 हो गया। तो 16 छक्का 96, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच कर रहा है 10.625। ये हमारा क्या हो गया, इतना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मान लीजिए कि यक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। तो संख्या यक्स के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अब बार बार एग्जाम में डाले जाते हैं ताकि बच्चे को टाइम लगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले आप लोग दोस्तों बताइए 12, 15, 20, 27 कितना, 12, 15 और 20 और 27। इसका हमें एलसीएम आप लोग बताइए, क्या बताइए, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाता है दोस्तों, निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस तीनों का एलसीएम कितना होता है, 60। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में देखिए 60 और 27 का ऐसी कौन सा मस है जो दोनों को काट रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ से 3 जो है वह दोनों को काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से 3 से काटे तो कितने बार में कटा, 9 बार में। इसका देखिए गुणा करेंगे 9 छक्का 54। ठीक है, 540 यहाँ से हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। और कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि हमें 4 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पहली लाइन को पढ़िएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है 1080। ये हमारा 4 अंकों का हो जाता है। अब कह रहा है कि लास्ट में 7 बचना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। यह जो संख्या है ना दोस्तों, वह 12, 15, 20 और 27 तीनों से अप्रोक्स कट जाएंगी, पूरा कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, शेष कब बचेगा, जब हम इसमें 7 ऐड कर लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 1087 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इन संख्याओं के अंकों का योग बताइए। तो देखिए 1 + 8 9 और 9 + 7 कितना होगा, 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है वह कितना आ जाता है दोस्तों, 16। ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग उससे पढ़िएगा दोस्तों। आज से आप लोग शुरू हो जाइए क्योंकि समय नहीं देगा, और जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो सभी बच्चे तैयारी करेंगे, आप लोग भी तैयारी में जुट जाएंगे। तो क्यों ना हम उससे पहले ही जुट जाएं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िएगा। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न देता है, बस आपको क्या करेगा, अगर क्वेश्चन देगा, जब ऐसे प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो आपको बोर्डमास नियम हमेशा ही यूज करना है। ठीक है दोस्तों, बोर्डमास नियम कहता क्या है, तो बोर्डमास नियम का मतलब यही होता है, क्या कहता है, बोडमास नियम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को, जो भी ब्रैकेट होगा छोटा बड़ा, ठीक है दोस्तों, जो भी होंगे सब ब्रैकेट सोल्व करवाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर जो होता है ये ऑफ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिविडेंड यानी भाग करना, फिर उसके बाद आता है भाग पर से गुणा मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लास्ट में होता है माइनस का। इसका रूल यही होता है दोस्तों, क्या करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उससे पहले भी हम एक बार आता है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी संख्या पे पहले बार लगा रहता है तो उसको हम देखते हैं, तो फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ का नियम लगाएंगे। ऑफ का मतलब ही होता है गुणा, तो ऑफ जहाँ रहता है उसको पहले पहले सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद भाग को, फिर उसके बाद गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। तो ये होता है बोडमास का नियम। हम रूल से चलेंगे और इसमें हम प्रयोग करेंगे, आप लोग देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में दिया क्या है, ब्रैकेट में दिया है 0.58 और 1 पे बार है। ठीक है दोस्तों, फिर भाग दिया है, फिर 0.53, फिर दोनों के ऊपर बार है। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर बार लगा रहता है उसको हटाएंगे तो उतना नीचे हम 9 लगाएंगे, जितने अंक के ऊपर हुआ बार चढ़ा रहेगा उतना 9 हम नीचे लगाएंगे। तो देखिए इसको हटाएंगे तो देखिए 55 है। ठीक है दोस्तों, 58 है, 58 में से ये क्या होता है,
ये बाहर हटाते हैं तो आता है 9, और इसके पहले जितना जितना अंक रहता है उतना जीरो उतर जाता है, जिसके पे नहीं चढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, जिसके पे नहीं चढ़ा रहता है उसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, पूरी संख्या में से माइनस कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाग आ जाता है। यहाँ से आ जाएगा 53/99। दो अंकों पे ये 10 बार लगा है तो 2 9 आ गया। यहाँ पर एक अंकों पर बार लगा था तो 1 9 आया था, इसके पहले कोई अंक नहीं है इसीलिए जीरो नहीं बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, 53 कितना आ जाएगा 90। इसको गुणे में चेंज करते हैं, तो गुणा में जब चेंज करेंगे तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर लेंगे, पलट देंगे। 99 कितना हो जाएगा 53। अब यहाँ से हम काट सकते हैं 53 से 53, और 9 यहाँ पे 90 और 11 9 99, तो हमारा यहाँ से निकल कर आता है 11/10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम इतने को सोल्व करने के बाद हमारा कितना आया, इतने को सोल्व करने के बाद हमारा आ गया यहाँ कितना, 11/9 आ गया, सॉरी 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, 11/10 हमारा इतने का मान आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गुणे का साइन है, गुणे 5/37 प्लस, फिर उसके बाद कितना है 10/21, 10/21, फिर उसके बाद भाग है। ठीक है दोस्तों, अब ऑफ वाला जो सिंबल है हम उसको पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट तो हो चुका, अब हम देखते हैं ऑफ को। तो दिया है 14 सही, एक सही 1/14, उसको हम गुणा करेंगे, 14 1 14, और प्लस 1 करेंगे 15/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 यहाँ पर कर लेते हैं 15/14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुणे कितना, ऑफ कितना दिया है, ऑफ का मतलब गुणा कितना दिया है 5/3 दिया है। इसको सोल्व करते हैं, 3 5 15, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है कितना 25/14 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम यहाँ पर भाग दिया है तो इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 14/25 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे दिया है -5/3, -5/3 दिया है, फिर उसके बाद गुणे 1/10 दिया है। अब यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इतना हमारा शॉर्ट आ गया करने के बाद। अब इसको हम काटते हैं, 5 दूनी 10, तो इतने का सोल्व करने के बाद हमारा कितना आता है 1/6। अब बीच में माइनस है, माइनस लगा लिए, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर काटेंगे 5/25, यहाँ से काटेंगे 7 3 21, यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है 4/15। कितना आता है 4/15। फिर इसको हल करते हैं, 11 यहाँ 33, इसको हल करते हैं तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आता है 1/6, यहाँ पर बीच में प्लस है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए ये प्लस का है और एक माइनस का है, ये प्लस से ये माइनस कट गया, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है 4/15। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है 4/15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आप लोग सोचेंगे कि हम किसी और नियम से लगा लें, तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बोर्ड मार्क्स का नियम फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, चाहे तेज लड़का हो, चाहे अभी जो फ्रेशर लड़के होते हैं, अभी 12th करके जाते हैं, तो इसमें करने का तरीका सिर्फ बोर्ड मार्क्स का नियम ही है, इसके अलावा नहीं है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग उससे पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है। 5 कह रहा है दोस्तों, 16,380 की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1:3 है। फिर कह रहा है कि B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 है, और कह रहा है कि C और D के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो C के हिस्से में कितनी राशि आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग हैं, A B, कौन कौन है A B और C, और कौन है D है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है A और B के हिस्से का अनुपात 1:3 है। कितना है 1:3 है। B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 है। B और C के हिस्से का अनुपात 2:5 है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि C और D के हिस्से का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ABCD का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा इसके पड़ोसी में हम इनको फिल करेंगे। ठीक है, 3 का पड़ोसी, C का पड़ोसी कौन हो जाएगा 3, D का पड़ोसी कौन हो जाएगा 3, यहाँ पर भी D का पड़ोसी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी B का पड़ोसी 2 हो जाएगा, A का पड़ोसी कौन है वो भी 2 है, और यहाँ पर भी A का पड़ोसी 2 है। इसके लाइन में जो इसके सामने वाले
लाइन में रहेगा वही इसका पड़ोसी बन जाएगा। अब यहाँ से हम चारों का रेशियो निकालते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ से 4 5 15 दूनी कितना हो जाता है 30, और यहाँ से 3 बचे 15 तियाँ 45, कितना होता है 45। यहाँ से देखिए ए बी सी डी का अनुपात निकल कर आ गया। तो इन चारों का जो मान दिया है वह 16,380 रुपये दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए इनको हम जोड़ते हैं इनके रेशियो में, तो इन चारों का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 यानी 91 हो जाएगा। 91 का मान 16,380 है, तो सी का मान पूछा है, सी का मान कितना है, तो सी का मान आप कहेंगे 30 है। तो यहाँ से हम काटेंगे दोस्तों, कितने बार में कट जाएगा, यहाँ से देखिए हम काट रहे हैं, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जा रहा है, तो 9 एकम 9, और कितना बार में 91 यहाँ से घटाते हैं कितना बचता है, यानी बहुत 18 बार में शायद कट जा रहा है, हाँ 18 बार में कट जा रहा है, ठीक है। और 18 बार में कटने के बाद हम 30 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ से हमारा सी का मान निकल कर आ जाएगा 18 तियाँ 54, ठीक है दोस्तों 54। तो यहाँ से हमारा निकल 180 बार में कटेगा, ठीक है। 180 में यदि 30 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आता है कितना 5400। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है सी का मान वह कितना आता है 5400, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहता है इसको आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रोशन ने 1620 रुपये में 36 किग्रा चीनी खरीदा और उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया, तो उसका प्रति किग्रा चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदा, जो क्रय मूल्य है वह कितने का है 1620 रुपये का, कितना खरीदा 36 किग्रा। तो 1 किग्रा में, ठीक है, सॉरी हाँ 1 किग्रा में उसका प्राइस क्या होगा, 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा ये हमें निकालना है। यहाँ से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, और यहाँ से काटेंगे 12 एकम 12, और बच जाता है हमारा कितना 4, और हो जाता है तो 12 तियाँ 36, और यहाँ से बढ़ जाता है हमारा 6, और 12 पचे 60। इससे काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी 45 रुपया हमारा निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। 1 किलो चीनी का दाम कितना है 45 रुपया। अब आगे पढ़िएगा, 36 किग्रा चीनी खरीदता है और उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कब होता है दोस्तों, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है 6 एसपी, यानी 6 का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, और यहाँ से देखिए कितना किलो खरीदा है 36 एसपी माइनस 36 सीपी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से माइनस 36 सीपी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 36 सीपी इक्वल टू, यहाँ से देखिए 6 सीपी में 6 एसपी से और 36 एसपी में से 6 एसपी घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 30 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकालेंगे वो कितना आएगा 30/36। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 5/6। यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलो क्रय मूल्य का दाम कितना है 45 रुपया, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा 45। क्रय मूल्य है दोस्तों 5 और इसके बराबर करेंगे 45, तो काटेंगे तो 1 का मान निकल कर आता है 5 × 45, और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है विक्रय मूल्य, और 9 6 का कितना होता है 54, ठीक है दोस्तों। तो 54 रुपया प्रति किग्रा की दर से यह चीनी बेचेगा, तब जाके उसको क्या होता है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका प्रति किग्रा चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 54 रुपया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया है दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है,
यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है। यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्धारित है। यह क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर है, वो अभी किस्त का है दोस्तों। तो आगे कह रहा है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपये का है, तो इस किस्त का योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। ठीक है दोस्तों, कुल ब्याज कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष है, इसका जो ब्याज है वह 10% प्रति वर्ष है। तो 7 नंबर को देखते हैं। देखिए कोई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। कोई चक्रवृद्धि ब्याज समान किस्त पर है तो 10 से बढ़कर कितना हो जाती है, 11। अगले वर्ष या 2 वर्ष की बात कर रहा है, अगले वर्ष क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो कह रहा है इसका जो भुगतान है वह 2 समान किस्तों पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी जो विक्रय मूल्य जो किस्त है वह समान है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके किस्त को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 11 को गुणा करेंगे तभी तो 121 आएगा। तो देखिए इसको भी, जब हम इसको 111 से गुणा किए हैं तो इसको भी हम 11 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो निकल कर आता है कितना, 110, और यहाँ से हमारा टोटल निकल कर कितना आ जाता है, तो 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है दोस्तों, 121 और 121 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 242। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना हो जाता है, कितना बढ़कर हो जाता है, तो देखेंगे 32 हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा, 32। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। तो देखिए प्रत्येक किस्त का है, तो प्रत्येक किस्त कितना है, 121 का, कितना है, 121, और 121 का मान कितना दिया है, 3872। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, तो यानी 32 का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 32 बार में, और 32 में 32 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1024। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है वह कितना आ जाता है, जो 1024। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग उसे पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, और आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और बहुत आसानी तरीके से हम इसको करेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। कह रहा है कि एक ए है और एक बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ठीक है, और इनका जो समय है वह कितने का है, 10 दिन, और अगला जो है वह कितना है, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, कि ए जो है 10 दिन में काम करता है एक काम को, और किसी काम को बी जो है वह 15 दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, कितना आएगा, 30। इनका क्षमता निकालेंगे, कितना आएगा, 10 या 30 और 15 दूनी 30। यह दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों 5। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में वे 4 दिन तक एक साथ काम किए, तो यहाँ से हम इनको 4 दिन काम कराएंगे। एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में कितने काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ से शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा कितना, तो आप कहेंगे 30 में से 20 जा, तो 10 काम अभी क्या बचा है, शेष बचा है। तो कह रहा है शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है, तो इसका जो क्षमता निकल कर आ जाता है वह कितना आ जाता है, 5/6। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है आगे कह रहा है कि सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी जो है अब करेगा, कुल काम कितना है, 30 है, कुल काम कितना है दोस्तों, 30 है, और इसका 4/9 भाग, कितना, 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके क्षमता से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसके क्षमता से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5/6, और 6 पलट कर ऊपर जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे तो 3 तिरिक 9 और 3 दूनी 6, यहाँ से काटेंगे 5 तिहाई 15 दूनी 30, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 चौको 8 दूनी कितना आता है, 16। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है 16 दिन
करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है 16 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, अगर समझ में आ रहा है तब, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे आधार की त्रिज्या कितनी है, 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले बेलन का हम कुछ सूत्र याद करवा देते हैं। ठीक है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, और वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वह कितना होता है। ठीक है, और बेलन का आयतन हो गया, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वह कितना होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ से थोड़ा सूत्र को हम ध्यान दे देंगे क्या 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 होता है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है πr²h, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 2πr कोष्ठक में h+r होता है। तो ये तीनों सूत्र हैं बेलन के, जिससे आप लोग बहुत बेहतरीन तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हमें कितना दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 1320 है। तो 2 कितना है, 1320 है। ठीक है, तो हम पहले ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना 2 पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा। ठीक है दोस्तों, और आर का मान कितना दिया है, 10.5 दिया है, और यहाँ से हम ऊंचाई निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 22×6 132 होता है, और यहाँ से काटेंगे हम, यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ से काटेंगे 15×5 75 होता है। अब सॉरी 15×7 105, यहाँ से 7 से काटेंगे तो इसको नहीं काटते हैं हम, सॉरी दोस्तों, इसको काटते हैं 7 × 7, और यहाँ से काटेंगे 15×7 105 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से काटेंगे 15 दूना 30 है, और 30 दूना कितना होता है 60। यहाँ से हमारा ऊंचाई जो निकल कर आती है वो कितना आ जाती है, 20 सेंटीमीटर। कितना आती है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ से त्रिज्या हमें बता दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, आयतन। आयतन क्या होता है, अभी हमने बताया πr²h। ठीक है, यहाँ से हम मान रखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 हो जाता है, और त्रिज्या कितनी है, 10.5 × 10.5, और गुणे ऊंचाई कितनी है, 20। यहाँ से दशमलव से एक दशमलव हटाएंगे बटे 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटे 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम काटते हैं, 10 दूनी 20 हो जाता है, और यहाँ से हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 2×5 10 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7×5 35। ठीक है, अब 35 यहाँ 105 होता है। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे, 3×5 15 कितना होता है, 3×5 15, और 3 × 1 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आता है वो कितना आता है, 6930। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है 6930 हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6930। अगर 315 में 22 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाता है 6930। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन में दोस्तों, ये जो दिल्ली पुलिस की जो सीरीज होती है, इसमें आपको बता दूं मैं कि प्रत्येक पेपर में 15-15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आप लोग लगाइए उसे, देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो जरूर एक बार लगाने का प्रयास करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, स्कूल ए के पृष्ठ छात्र का, कह रहा है दोस्तों, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए हों तो स्कूल बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो
तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से। कैसे सोल्व करेंगे, एलिगेशन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, एलिगेशन से हम इसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि स्कूल ए जो है उसमें कितने, स्कूल ए है और स्कूल बी है, स्कूल ए में कितने प्रतिशत, 65% पास हुए हैं, और स्कूल बी का हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे x%, ठीक है दोस्तों। और दोनों जो मिलाकर दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो कह रहा है कि कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए हैं। कितने, 75% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। और उत्तीर्ण होने के बाद ठीक कह रहा है, दूसरी लाइन को पढ़िएगा, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक बी उसी परीक्षा में शामिल हुआ है। तो 100% इससे इंक्रीज है यानी अधिक है, तो इसको मान लीजिए ए जो है 100% है और इससे जो है 100% अधिक कौन है, बी है, ठीक है दोस्तों, कौन है, बी। तो 100 का 100% कितना होता है, 100, और इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो हमारा जो यहाँ से निकल कर आता है बी का मान वो कितना हो जाता है, 200, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम रेशियो बनाते हैं तो कितना आएगा, 1:2, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 3। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाता है 65, 65 एकम कितना होता है, 65, और यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाता है, और संख्या कितनी है, 3, और यहाँ से और टोटल बीच का मान कितना है, वो कितना होता है, 75, ठीक है दोस्तों, 75 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 इधर चला जाएगा और इसको गुणा करने पे आता है कितना, 225, कितना आएगा, 75 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। और इधर से हम 2x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर से हम क्या करेंगे, 65 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और ये प्लस से इधर जाकर माइनस होगा 65, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ से 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ से बच जा रहा है कितना, 160। यहाँ से 2 से हम 160 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 दूनी कितना होता है, 160। ये 80 दूनी 160 होता है, तो जो ये 80% आया है, जो x का मान कितना आया, 80%, कितना आया दोस्तों, 80%, ये जो है पास होने वाले की संख्या है। पास होने वाली संख्या कितनी है, 80%। अगर हमें फेल का निकालना है तो 100 में से हम घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, 80 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। बी से उत्तीर्ण होने के छात्रों की जो संख्या प्रतिशत है वो कितना है, 20% सही हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रैक्टिस सीरीज जो है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़िए और आप लोग उसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ये पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन से है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक विभाजन, क्या कह रहा है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात करिए, ठीक है। इसको चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है, कह रहा अगर आप बताइए कि भाज्य बराबर होता क्या है, आप बताइए कि भाज्य बराबर होता है, भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, क्या होता है, भागफल, और प्लस कितना होता है, शेषफल, ठीक है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा शेषफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 26 दे रहा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल, जो शेषफल का कितना है, 9 गुना, ठीक है, ये इसका कितना है, 9 गुना है। इसमें हम गुणा करेंगे तो 9 छक्का कितना होता है, 54, और 9 दूनी 18, 5 कितना होगा, 18 5 23 हो जाएगा। यहाँ से हमारा निकल कर आ गया भाजक कितना, 234 आ गया। अब कह रहा है जो भागफल है वो भाजक का कितना है, 18 गुना, इसमें हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। यहाँ से देखिए हम भाग देंगे, 18 एकम 18, और 5 बचा, 18 यहाँ कितना होता है, 54। यहाँ से हमारा निकल कर आ गया भागफल, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि भाज्य क्या होगा, क्या होगा, भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा, इसको निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 13 चौक कितना होता है, 52, और 13 यहाँ 39, 5 कितना होगा, 44, हासिल 4, 13 दूनी 26, 26 4 कितना होता है, 30, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, 26 को जोड़ेंगे तो हमारी भाज्य संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 दो कितना हो गया, 8, और 4 दो कितना हो गया, 6, और यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है 3068। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है 3068, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो ये इसका नियम होता है दोस्तों लगाने का। तो दोस्तों चलिए समझ में आया तो आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, इसको आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए।
कह रहा है कि 14 संख्याओं का औसत कितना है, 73.5। कितना है, 73.5। 14 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है दोस्तों, 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसमें एक संख्या यक्ष शामिल कर दिया जाए तो संख्याओं का औसत 1.5% बढ़ जाता है। कितना, डेढ़ डेढ़ अंक बढ़ जाता है। और यक्ष का मान यहाँ से हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा हुआ मान है उसी को हमें बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग बताइए। सबसे पहले योग बराबर होता क्या है, योग बराबर होता क्या है, तो आपका आंसर निकल कर आता है कि औसत गुणे संख्या। यदि हम औसत गुणे संख्या, औसत में संख्या का गुणा कर देंगे या संख्या में औसत का गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए संख्या कितना है, 14। संख्या कितना है, 14। और औसत कितना है, 73.5। कितना दिया है, 73.5 दिया है। अब इसको हम गुणा करते हैं तो योग निकालते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे इसको हम लिख देते हैं। सीधे सीधे लिखेंगे कि 14 संख्याओं का, क्या बोलेंगे, 14 संख्याओं का जो औसत है 14 गुणे वह कितना है, 73.5। इसका हम योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14 बचे कितना होगा, 70। ठीक है, और 14 ત્યાં 42, 42 7 कितना होता है, 49। और बचा कितना, 4। ठीक है, और 14 7 98, 4 कितना होता है, 102 हो जाता है। तो 1029 यहाँ से निकल कर आता है हमारा। कितना आता है दोस्तों, 1029। इसमें कह रहा है कि यक्ष संख्या शामिल कर दिया जाए। जब यक्ष संख्या 14 में शामिल करेंगे तो हमारा संख्या कितना बन जाता है, 15। और जो 73.5% जो औसत है, इसमें क्या कह रहा है कि 1.5% जो औसत है वह बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 75। 73.5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75। और इसका हम योग निकालेंगे तो कितना होगा, इसका गुणा करेंगे, 15 पचे कितना होता है, 75। और 15 सत्ते 105 और 7 कितना होगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से पढ़िएगा अंतिम वाली लाइन को। उसमें नहीं, सेकेंड वाली जो लाइन है, दो संख्याएं जो हैं 60 और 63 और 58 और 70 है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं, 60 और 63 और 58 और कितना है, 70 है। इनको जोड़िएगा, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। ठीक है, इसको जोड़िए 3 और कितना हो गया, 12। और इसको जोड़िए 8 और कितना हो गया, 12। संख्या 123 से 128 की जा रही है, यानी कितना प्लस किया जा रहा है, 5। तो पहले में हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा बनता है कितना, यहाँ से जोड़ेंगे 9 5 14। ठीक है, और यहाँ से जोड़ेंगे 2, एक कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से 10 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो 1029 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1034 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि हमारी संख्या पहले 14 थी और 14 का मान कितना आ गया, 1034। और 15 संख्याओं का मान कितना आ गया, 1125। तो अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारी जो संख्या जो बची है वो कितनी आ जाएगी। अगर 15 में से 14 घटाएंगे तो हमारी जो बची हुई संख्या कौन सी थी, यक्ष। और इसका मान निकल कर हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1। और 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाता है 9। तो हमारा यक्ष का जो मान आ जाता है वह कितना आ जाता है, 91। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें औसत गुणे, अगर आपको फॉर्मूला याद है योग का या औसत का, तो आप लोग इसे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग इसे पढ़िए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे और इसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग भी पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ क्रमशः यक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, रास्ते में बिंदु यम पर मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और यक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा यम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वह घंटे में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक यात्रा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यात्रा है। ठीक है, और स्थान कौन से हैं, वह यक्स और वाई है। कौन है, एक यक्स है एक वाई है। ठीक है, कह रहा है किसी बिंदु यम पर मिलते हैं। कितना, बिंदु यम पर मिलते हैं। यहाँ से देखिए जो ए है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से ए से लेकर ए जो है वह वाई की तरफ जाता है। और जो बी है वह
यक्स की तरफ आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कह रहा है कि किसी यम बिंदु पर ये लोग मिलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि रास्ते में बिंदु यम पर मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और यक्स स्थानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए जो है वह वाई स्थान तक पहुंचता है और जो बी है वह यक्स स्थान तक पहुंचता है। ठीक है, तो इन्हें पहुंचने में यहाँ से हम पहुंचते हैं यहाँ से इधर, और यहाँ से हम पहुंचते हैं इसको लेकर इधर। ठीक है, कह रहा है कि 3.5 घंटे तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते हैं। किसको? इसको ए को पहुंचने में कितना घंटे लगते हैं? 3.2 घंटे। और बी को वाई तक पहुंचने में, यक्स तक पहुंचने में कितना? 7.2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? चाल का अनुपात निकालेंगे, S1 और S2 का अनुपात निकालेंगे। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? S1 बटे S2। निकालने के लिए हम इनके समयों को रूट में निकालेंगे। 7.2 और बटे 3.2, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 8 9 72 और 8 चौक 32। ये अभी करड़ी में है, इसको निकालेंगे तो हमारा जो निकल कर आता है 3/2। इनके चालों का अनुपात कितना आ गया? 3। जो S1 है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो S2 है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि जो S1 है, जो S2 है वह S1 की तरफ जाता, यक्स की तरफ जाता है, जो B है वह यक्स की तरफ जाता है, तो 7.5 घंटे का समय लगता है। तो और इसी के बीच का जो चाल है वह पूछा है, जो समय है वह पूछा है। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और जाना कितना है? 7.2। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 7.2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14.4 आ जाएगा। और इतनी दूरी को हम S1 के चाल से चलाएंगे तो हमारा कितना आ जाता है? 3 से हम भाग देते हैं तो यहाँ से निकल कर आ जाता है 3 चौक 12 और 3 बड़े 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो समय निकल कर आ जाता है वह 4.8 घंटे, 8 घंटे निकल कर आ जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वह 4.8 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा कि दो स्थान है, एक यक्स है, एक वाई है। ठीक है दोस्तों, ए जो है वह वाई की तरफ जाता है और बी जो है ए की तरफ जाता है। इसको जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 3.2 घंटे का समय लगता है, और बी से यक्स तक जाने में 7.2 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? चालों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। तो S1 जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटा और S2 जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो समय कितना है? 7.2 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे। समय जो है कितना? 7.2 घंटे। और चाल कितना है? वह कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 14.4 किलोमीटर आएगा, और किसी एक चाल से भाग दे देंगे तो हमारा, देखिए इसी चाल से हम भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना? 4.8 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 7:3 दिया है। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए समचतुर्भुज कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी चारों भुजा समान हो। ठीक है, यहाँ से देखिए ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है। ये जहाँ पर काटता है वो कितना? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है? 70 है। ठीक है, तो ये 35 का हो जाएगा और ये भी 35 का हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 70 है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि इसका जो परिमाप है, परिमाप इसका कितना होता है? 4a, और कितना होता है इसका? कितना दिया है? 148 दिया है। तो एक भुजा कितने की हो जाएगी? 4 3 12 और 4 7 28। तो यहाँ पर एक भुजा कितनी आ गई? 37। यह भी कितनी हो जाएगी? 37। यह भी 37, और प्रत्येक भुजा इसकी कितनी हो जा रही है? 37। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे कि कह रहा है इसकी भुजा 37 है। तो अब देखिए आप लोग एक ट्रिपलेट याद किए होंगे, वो कितना? वह 12 35 और 37 का कितना दोस्तों? 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है। और यहाँ से अगर नहीं आ रहा है पैथागोरस प्रमेय के द्वारा आप लोग निकाल दीजिए एक त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ से एक 12 आ गया, एक 35 आ गया, एक 35 एक 37 आ गया। जब ये यहाँ से यहाँ तक 12 भुजा है, त्रिज्या हो गई, तो यहाँ से यहाँ भी 12 होगी। तो हमारी यहाँ से एक भुजा निकल कर कितनी आ जाती है? 24। कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुटे पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। और इसी के बराबर हमारा मान जो दिया है वह आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है?
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 1/2 ये हो गया। D1 कितना है? 24 और D2 कितना है? यह 35 कितना है? 70 और लंबाई कितना है? 7:3 है। ठीक है, इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, किसी इसको संख्या बनाने के लिए किसी चर राशि से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x और गुणे यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं। यहाँ पर 7 × 7 और 7 यहाँ पर 170। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से जाएगा 5 और यहाँ से काटेंगे हम 3/24 तो 8×5 = 40। यक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना? 8×5 = 40 और यक्स का मान कितना आ जाएगा? तो 2 रूट कितना होता है? 10। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी, क्वेश्चन में कहा क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? वह 7 है। ठीक है, जिसे हम 7x कहेंगे और 7 में यदि हम 2√10 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ से निकल कर आता है कितना? 14√10। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है? 14√10 आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, वह क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग कमेंट करके आप लोग आंसर में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का जो सेशन है? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और ऐसे ऐसे जो प्रैक्टिस सेट हैं हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।